हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसएस क्लासरूम। माय नेम इज हरिओम गौर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था स्ट्रोक के बारे में। तो पार्किंसन डिजीज क्या होता है? नाम से हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि पार्किंसंस का मीनिंग क्या है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि एक आपके इंग्लिश सर्जन थे, जेम्स पार्किंसंस। उन्होंने इस डिजीज का डिस्कवरी किया था और उन्होंने इसका नाम दिया था सेकिंग पाल्सी। यानी इस डिजीज में क्या होता है, जो पेशेंट रहता है उसकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज के अंदर एक पैरालिसिस होता है। उस पैरालिसिस में क्या होता है, बॉडी का मूवमेंट होता है जो कि अनकंट्रोल होता है। यानी वो कंटिन्यूअस स्लो मूवमेंट आपका बॉडी में चलता रहता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इस डिजीज में सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप के आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर आपके दो न्यूरोट्रांसमीटर्स का आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जिसके अंदर पहला आपका न्यूरोट्रांसमीटर है आपका डोपामाइन एंड सेकंड है आपका एसिटिल कोलिन। अब एसिटिल कोलिन और डोपामाइन का क्या वर्क रहता है? एसिटिल कोलिन आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और भी सारे डिफरेंट टाइप के आपके फंक्शन रहते हैं, लेकिन हम एक फंक्शन आपको बता रहे हैं कि एसिटिल कोलिन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट करना है, वॉलेंट्री मूवमेंट करना है, ये आपका मूवमेंट प्रोवाइड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन। सेकेंड है आपका न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है, इस मूवमेंट को एक कंट्रोलेबल मूवमेंट में चेंज करता है। मतलब आप जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट आपके कंट्रोल में रहे, तो इसको कौन प्रोवाइड करता है? डोपामाइन। अगर मान लीजिए डोपामाइन की कमी हो जाएगी, तो आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल हो जाएगा। यानी वो मूवमेंट कंटिन्यूअस चलता रहेगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, रेगुलर करने के लिए जो वर्क करता है, वो कौन करता है? डोपामाइन। अब डिजीज के अंदर क्या होता है, एसिटिल कोलिन का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है कंपेयर देन द डोपामाइन। इसकी वजह से क्या होता है, एसिटिल कोलिन का क्या फंक्शन है? बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड कराना। और मूवमेंट को कोऑर्डिनेशन रूप में प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? डोपामाइन। जिसका लेवल क्या हो गया? कम हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। या सेकंड कंडीशन क्या हो जाए, डोपामाइन का जो लेवल है वो डाउन हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एसिटिल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो पार्किंसन डिजीज है, उसके अंदर दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। फर्स्ट, एसिटिल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाए, तो आपका डोपामाइन लेवल कंपेयर टू द एसिटिल कोलिन क्या है? डाउन है। सेकंड कंडीशन में क्या है, एसिटिल कोलिन नॉर्मल है बट डोपामाइन का लेवल डाउन हो जाए। उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, एसिटिल कोलिन का लेवल कंपेयर देन द डोपामाइन क्या है? ज्यादा है। तो ये डोपामाइन और एसिटिल कोलिन क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज डोपामाइन, व्हाट इज एसिटिल कोलिन। दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, किस तरीके से जनरेट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि डिजीज के अंदर क्या होता है। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे और डिस्कशन करते हैं ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। तो आ गए हम स्क्रीन पे और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक ब्रेन के अंदर पार्ट्स है, जिसका नाम क्या है, इस एरिया का नाम क्या है? सबस्टेंसिया निग्रा। देखिए, पार्किंसन डिजीज का डिस्कशन करना है या कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज के बारे में आप डिस्कशन करना है, तो सबसे पहले क्या है, आपको अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नर्वस सिस्टम का क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर नहीं है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो आपको ये डिजीज भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम आपको एक पर्टिकुलर पार्ट बता रहे हैं, ये आपका बेसल गैंग्लिया के अंदर एक ये पार्ट रहता है, सबस्टेंसिया निग्रा। ये पार्ट क्या करता है, आपका डोपामाइन रिलीज करता है, यानी डोपामाइन का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो डिजीज कंडीशन होगा, पार्किंसन डिजीज, जिसके अंदर डोपामाइन का लेवल डाउन होगा,
तो इसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, डिजीज कंडीशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो कि क्या करेंगे, आपके डोपामाइन के लेवल को डाउन करेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है, आपका एसिटिल कोलिन का लेवल इंक्रीज होगा। तो हम दोनों आपके हार्मोन्स और ये क्या है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि डोपामाइन क्या है। डिजीज के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि डोपामाइन क्या है। तो डोपामाइन अभी हमने डिस्कशन किया, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। फंक्शन क्या है इसका, मूड रेगुलेशन, मोटिवेशन एंड रिवार्ड एंड कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट्स इन अ रेगुलर मैनर, इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर। अब ये आपका मूड रेगुलेशन का हार्मोन है, मोटिवेशन का है, रिवार्ड्स का है, तो इसको हम हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यानी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द हैप्पी हार्मोन्स इन अवर बॉडी, तो आपका डोपामाइन। और भी आपके हार्मोन्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, डोपामाइन। तो ये आपका क्या है, हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। अगर ये आपकी बॉडी में रिलीज होगा तो डेफिनेटली है कि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका जो बॉडी का मूवमेंट है, ये आपका अच्छा रहेगा। तो डोपामाइन का डिस्कशन हम करते हैं। क्या काम, फंक्शन है इसका, मूड रेगुलेशन, मोटिवेशन एंड रिवार्ड्स। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले ये देखिए, नंबर वन, फेनिल एलेनिन। ये फेनिल एलेनिन क्या है, ये फेनिल एलेनिन है आपका एक अमाइनो एसिड, यानी इसेंशियल अमाइनो एसिड है, जिसका नाम क्या है, फेनिल एलेनिन। ये फेनिल एलेनिन कहाँ से आपको ऑब्टेन होता है, कहाँ से आपको प्राप्त होता है, बाय द प्रोटीन रिच फूड। स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, प्रोटीन रिच फूड, यानी ऐसे फूड जिसके अंदर प्रोटीन का लेवल ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मीट, फिश, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का लेवल सबसे ज्यादा होता है। इसके अंदर एक इसेंशियल अमाइनो एसिड पाया जाता है, जिसका नाम है फेनिल एलेनिन। सेकेंड, ये फेनिल एलेनिन चेंज होता है आपका टायरोसिन के अंदर। ये आपका फेनिल एलेनिन चेंज होगा टायरोसिन के अंदर। अब टायरोसिन क्या है, टायरोसिन भी आपका अनदर एमाइनो एसिड है, अनदर एमाइनो एसिड है। अब ये फेनिल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज कौन करता है, तो इसके लिए एंजाइम चाहिए। तो उस एंजाइम का नाम क्या है, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फेनिल एलेनिन टायरोसिन में चेंज होता है इन द प्रेजेंट ऑफ फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। दोनों ही आपके अमाइनो एसिड हैं। सेकंड थिंग आप याद रखिएगा कि टायरोसिन आपका डायरेक्ट डाइटरी सोर्सेज से भी आपको अवेलेबल होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि फेनिल एलेनिन आपका चेंज होगा टायरोसिन में, जब भी आपको टायरोसिन मिलेगा। आपका टायरोसिन डायरेक्टली आपको कुछ डाइटरी सोर्स से डायरेक्टली आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, टायरोसिन चेंज होगा लीवोडोपा के अंदर। यानी जो टायरोसिन आपका जो अभी जनरेट हुआ था, वो चेंज होगा आपका लीवोडोपा के अंदर। एल डोपा इन द शॉर्ट में बोलते हैं, और फुल नेम क्या है आपका, लीवोडोपा। अब टायरोसिन को लीवोडोपा में किसने चेंज किया, इसके लिए एंजाइम कौन है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। अब लीवोडोपा चेंज होगा आपका डोपामिन के अंदर। ये कौन चेंज करेगा, आपका डोपा डिकार्बोक्सिलेज। डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम आपके लीवोडोपा को चेंज करेगा डोपामीन के अंदर। अब डोपामीन आप जानते हैं, डोपामीन क्या है आपका, एक आपका न्यूरो ट्रांसमीटर है। अब ये जो एंजाइम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, इसका अनदर नेम भी है एरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, यानी डोपा डिकार्बोक्सिलेज। तो आप इजी नाम याद रखिएगा, डोपा डिकार्बोक्सिलेज। अभी आपको कंफ्यूजन हो गया, एलेनिन चेंज हो रहा है, टायरोसिन टायरोसिन चेंज हो रहा है, लीवोडोपा लीवोडोपा चेंज हो रहा है, डोपामिन। तो एक समरी के रूप में इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, फेनिलएलेनिन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, चेंज हुआ अनदर अमाइनो एसिड के अंदर, टायरोसिन के अंदर, इन द प्रेजेंट ऑफ फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। सेकंड, टायरोसिन चेंज हुआ एलडी एल्डोपा यानी लिवोडोपा के अंदर, किसने चेंज किया, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ने। लिवोडोपा चेंज हुआ डोपामाइन में इन द प्रेजेंट ऑफ डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम में। अब डोपामिन आपका
फॉर्मुलेट हो गया। डोपामाइन स्टोर होता है आपका वेसिकल्स में। अब वेसिकल्स आप जानते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है जो आपने स्टडी किया है। लास्ट में आपका एक्सॉन टर्मिनल आप देख पा रहे हैं, ये आपके एक्सॉन टर्मिनल है। इस एक्सॉन टर्मिनल्स को थोड़ा एनलार्ज करके देखें तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। और इसके अंदर ये जो देख पा रहे हैं, ये क्या है, आपके वेसिकल्स। इस वेसिकल्स के अंदर क्या है, आपका डोपामाइन। तो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स आपका स्टोर हो गया वेसिकल्स के अंदर। ये आपके जो वेसिकल्स हैं इसमें आपका स्टोर हो गया। उसके बाद ये रिलीज होता है इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये आपका क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। सेकंड आपका क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है आपका अनदर न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स। ये जो है डेंड्राइट है, और ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। इन दोनों के बीच में आप देख पा रहे हैं ये स्पेस है, यानी ये दोनों आपस में अटैच नहीं रहते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। इसी गैप को क्या बोलते हैं हम, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये आपका जो वेसिकल्स के अंदर जो डोपामाइन स्टोर था, ये रिलीज हो जाता है आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर ये रिसीव करेगा, और उसके बाद सेम प्रोसेस आपकी बॉडी में वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, फिर अनदर न्यूरॉन, इस तरीके से आपकी बॉडी में ये सर्कुलेट होता है। और एंड रिजल्ट आपके मसल्स तक पहुंचता है, और वहां पर इसका फंक्शन क्रिएट होता है। इस तरीके से आपकी बॉडी में ये क्या करता है, एक कंट्रोलेबल मूवमेंट करता है। सेकंड हम बात करते हैं एसिटिल कोलिन के बारे में। तो देखिए ये आप पार्ट देख पा रहे हैं, सबस्टेंसिया निग्रा, ये आपका पार्ट है जिसको हम पास कॉम्पैक्टा भी बोलते हैं। यहाँ से ही फॉर्मेशन होता है आपका डोपामाइन का। तो ये डोपामाइन प्लेस है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। सबस्टेंसिया निग्रा से डोपामाइन आपका रिलीज होता है। सेकंड हम देखते हैं एसिटिल कोलिन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसीएच। तो एसिटिल कोलिन भी हमने डिस्कशन किया कि ये भी आपका अनदर न्यूरोट्रांसमीटर है। और इसका फंक्शन क्या होता है, बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करना। मूवमेंट का मतलब मसल्स को एक्टिवेट करना। जैसी मसल्स आपकी एक्टिवेट होंगी, उससे रिलेटेड आपकी बोन एक्टिवेट होगा, और उसके बाद आपका वॉलेंट्री मसल्स, और आप मूवमेंट कर पाते हैं। अनदर फंक्शन क्या रहता है एसिटिल कोलिन का, मेमोरी में भी हेल्प करता है, अटेंशन एंड मसल्स एक्टिवेशन। अब ये एसिटिल कोलिन किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, ये भी आप देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका कोलिन, व्हाट इज कोलिन। कोलिन क्या है, आपका डाइटरी न्यूट्रिएंट है। यानी आपका ये क्या है, एक न्यूट्रिएंट है कोलिन, जो कहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, एग्स, लीवर, फिश एंड पीनट्स के अंदर। अब आपका कोलिन ट्रांसपोर्ट होता है ब्रेन बाय द ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कोलिन आपका ट्रांसफर हो रहा है ब्रेन के लिए, किसको क्रॉस करके जा रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर। सेकंड है आपका एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम आपका क्या है, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका एक मॉलिक्यूल्स है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होगा, थ्रू द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जब आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट का और फैट का जब मेटाबॉलिज्म होगा, तो आपका एसिटिल कोएंजाइम मॉलिक्यूल्स आपका प्रोड्यूस होगा। अब आपको दो चीजें मिल गया, एसिटिल भी मिल गया एंड कोलिन भी मिल गया। कोलिन आपका डायरेक्टली कहाँ पहुंच गया, ब्रेन के अंदर, क्रॉस करके ब्लड ब्रेन बैरियर को। सेकंड आपका एसिटिल कोएंजाइम मिल गया, जो कहाँ से मिला, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेकंड क्या है आपका, रिएक्शन होता है। ये आपका केमिकल रिएक्शन होता है कोलिन के अंदर और एसिटिल कोएंजाइम के अंदर। तो देखिए यहाँ पर कोलिन डायरेक्टली आपके ब्रेन के अंदर अवेलेबल है। एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट फैट का जो मेटाबॉलिज्म हुआ था, वहां से आपको मिल गया। ये चेंज होता है आपका एसिटिल कोलिन के अंदर। तो एसिटिल कोलिन के लिए अब यहाँ पे भी एंजाइम चाहिए, तो कौन सा एंजाइम चेंज करता है, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज, जिसमें शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CHAT। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गया कि एसिटिल कोलिन किस तरीके से फॉर्म होता है। कोलिन आपका डाइटरी फाइबर है, जो कि आपका एग, लीवर, फिश, पीनट्स के अंदर जनरली मिलेगा।
एसिटिल कोलिन आपका कोएंजाइम है जो आपको कब मिलेगा, जब कार्बोहाइड्रेट का फैट का मेटाबॉलिज्म होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब आपको एसिटिल कोएंजाइम मॉलिक्यूल्स मिलेगा। इन दोनों के अंदर आपका रिएक्शन होता है। इसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है, आपका कोलिन को एसिटिल कोएंजाइम को चेंज कर देता है एसिटिल कोलिन के अंदर। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, स्टोरेज एंड रिलीज। स्टोरेज आपका कहाँ पे होगा, सेम एज ए डोपामाइन, वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। और रिलीज कहाँ पे होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, यानी सेम प्रोसेस। इसके अंदर है टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, यानी किस तरीके से आपका एसिटिल कोलिन डिस्ट्रॉय होता है, यूज होने के बाद किस तरीके से डिस्ट्रॉय होता है। तो एसिटिल कोलिन जो है आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कहाँ पे डिवाइड हो जाता है आपका, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास। किसमें चेंज होगा, कोलिन के अंदर और एसीटेट के अंदर। कोलिन आपका क्या हो जाता है, वापस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के द्वारा वापस लिया जाता है। और नेक्स्ट जो है, न्यू कोलिन सिंथेसिस करने के लिए, एसिटिल कोलिन सिंथेसिस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे आप इमेज के अंदर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर वेसिकल्स के अंदर क्या है, एसिटिल कोलिन है। ये एसिटिल कोलिन जो है, यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेशन, इसका जब एक्शन खत्म हो जाएगा तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कोलिन और एसीटेट। तो जो कोलिन का पार्ट रहेगा, ये वापस जो है एक्सोन टर्मिनल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और कोलिन जो एब्जॉर्ब हुआ है, ये वापस आपका कौन सी रिएक्शन करेगा, कोलिन प्लस एसिटिल कोएंजाइम, और फिर वापस मॉडिफाई होके आएगा एसिटिल कोलिन के अंदर। तो इस तरीके से आपका डोपामाइन और एसिटिल कोलिन जो है आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं इंट्रोडक्शन। तब आपको समझ में आ गया डोपामाइन किस तरीके से फॉर्म हुआ, एसिटिल कोलिन किस तरीके से फॉर्म हुआ। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमने डिस्कशन किया कि जेम्स पार्किंसंस जो आपके इंग्लिश सर्जन थे, इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। जो कि 1870 में इन्होंने एक डिजीज का नाम दिया था सेकिंग पाल्सी। यानी इस डिजीज में क्या होता है, एक ऐसा पैरालिसिस होता है जिसके अंदर बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट एरिया क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, जो कि बंद नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, इस डिजीज का नाम तो बता दिया सेकिंग पाल्सी, लेकिन ये क्यों होता है इसका एग्जैक्ट कॉज अपनी ये रिसर्च के अंदर नहीं बता पाए। तो आज भी इसका जो एग्जैक्ट जो कॉज रहता है, ये आज भी स्टिल अननोन है। अब ये कैसा डिजीज है, प्रोग्रेसिव है, डीजनरेटिव है। प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव का मतलब क्या होता है, ये डिजीज अगर किसी को हो जाती है तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। मतलब आपका स्टार्टिंग होगा स्लो, और उसके बाद ये इंक्रीज होती जाएगी, यानी प्रोग्रेस करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कांस्टेंट बना रहे, एक जैसे सिम्टम आते रहे, कि आपका धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या होगा, डेवलप होता रहेगा। तो आपका क्या हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया। सेकंड, डीजनरेटिव है, यानी जैसे जैसे ये डिजीज इंक्रीज होगा, आपके ब्रेन के टिश्यू क्या होंगे, डेड होते जाएंगे। तो डीजनरेटिव डिजीज में एक बार जब टिश्यू डेड हो जाएंगे, तो ये वापस क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, यानी ये वापस ये ट्रीटेबल नहीं होगा। तो ये डिजीज के अंदर जनरली होता है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो जो फर्स्ट साइन रहता है वो है आपका ट्रेमर इन द वन हैंड। ट्रेमर आप जानते हैं, एक मूवमेंट होता है जो अनकंट्रोल होगा, मूवमेंट होगा, वो आपके किसी भी एक हैंड के अंदर हो सकता है, चाहे राइट हैंड में हो सकता है, चाहे आपका लेफ्ट हैंड के अंदर हो सकता है। ये आपका फर्स्ट साइन मिलेगा, तो आप जान सकते हैं कि आपको पार्किंसन डिजीज है। तो ये हमने डिस्कशन किया, प्रोग्रेसिव है, डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या इफेक्ट होता है, मूवमेंट, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी आपका बॉडी का मूवमेंट जो आप अभी नॉर्मल चल पाते हैं, वो आप नॉर्मल नहीं चल पाएंगे। आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाएंगे। एंड कोऑर्डिनेशन, किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करके आप मूवमेंट करते हैं, आपकी बॉडी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, वो आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द नर्व सेल्स। कौन सी नर्व सेल्स आपकी डेड हो जाती है, जो आपकी डोपामाइन का फॉर्मेशन करती है, जैसे सबस्टेंसिया निग्रा। इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, अर्ली स्टेज में क्या होगा, फेस में सो लिटिल और नो एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए आपको हम डिफरेंट टाइप की स्टेजेस बताएंगे पार्किंसंस में। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो एक्सप्रेशन। जैसे अभी आप स्माइलिंग कर पाते हैं,
आप वीपिंग कर पाते हैं, जैसे आपको कोई इमोशंस होता है तो स्माइलिंग करना है, या कोई एक्सपायर वगैरह हो जाता है तो आपको जो है सैड दिखाना है, तो ये सारी चीजें आप नहीं कर पाते, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप वॉकिंग करते हैं, जब आप आर्म्स रहते हैं आपके, जब आप वॉकिंग करोगे तो अभी आप क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, यानी आपके जो हाथ हैं वो आगे पीछे जाते हैं। लेकिन जब आपको पार्किंसंस डिजीज होगा तो आप सीधे एज ए रोबोट की तरह मूवमेंट करेंगे, यानी आपके हाथ के अंदर मूवमेंट नहीं आएगा, आपका हाथ आगे जाना है पीछे जाना है, ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा, यानी आर्म्स के अंदर क्या होगा, मे नॉट स्विंग व्हेन यू वॉक, आप जो वॉक करोगे उसमें स्विंग नहीं करेंगे। स्पीच में बिकम सॉफ्ट एंड स्लर्ड, जो आप अभी बात कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वो कैसे हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, यानी बहुत स्लो हो जाएगी, एंड स्लर्ड हो जाएगी। जो आप क्लियर प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं वो आप क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। It cannot be cured because it's a degenerative disease and also it's a unknown cause. क्योर नहीं होती है ये डिजीज, बट क्या कर सकते हैं, मेडिसिन की वजह से इसके जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हमारा क्लियर हो गया, इट्स अ डीजनरेटिव डिजीज, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, इट्स अ क्रॉनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर that primarily affect the neurons of the basal ganglia। और न्यूरॉन्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया क्या है आपका, सबस्टेंसिया निग्रा। इसके अंदर जो मेन सिम्टम्स आते हैं वो आपके, पहला सिम्टम्स क्या आ गया, ट्रमर, जो आपकी बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया में मूवमेंट आएगा। ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब क्या है, स्लो मूवमेंट, जो आप अभी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो आप मूवमेंट कर पाते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी ऐसा पेशेंट अगर ट्रेवल करेगा तो बहुत धीरे धीरे करके ट्रेवल करेगा। रिजिडिटी आ जाएगा। मसल स्टोन, जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो स्टिफनेस आती है, जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में वॉकअप करते हैं तो मॉर्निंग में आपकी जो नेक स्टिफनेस हो जाता है, ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, स्टिफनेस आ जाएगा। जब स्टिफनेस आ जाएगा तो ऐसा पेशेंट फ्लेक्सिबल मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये जनरली जो सिम्टम्स रहते हैं, ट्रमर, ब्रेडिकाइनेसिया एंड रिजिडिटी, ये सबसे पहले आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब इस इमेज में आप देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका नॉन पार्किंसन से, ये आपका पार्किंसन से। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं सबस्टेंसिया निग्रा, सबस्टेंशियल निग्रा यहाँ पर प्रेजेंट है, आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो इस एरिया में जब डैमेज हो जाता है सबस्टेंशियल निग्रा, तो ये आपका डोपामाइन का फॉर्मेशन नहीं करता है, और डोपामाइन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो डोपामाइन का लेवल डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिक एसिटिल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया एंड ट्रमर जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स के आपके पार्किंसन डिजीज होते हैं। तो जनरली डिफरेंट टाइप के टाइप्स रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेन टाइप जो है डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपका इडियोपैथिक, नाम से आपको पता चल रहा है, इडियोपैथिक मीन्स अननोन कॉज। जुवेनाइल पार्किंसंस, जुवेनाइल का मतलब लेस देन 21, जो पार्किंसन डिजीज होगा वो 21 ईयर्स से कम में होगा, उसको हम बोलेंगे जुवेनाइल। और अगर 40 ईयर्स से लेस में होगा, 21 से मोर देन होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। थर्ड है आपका ड्रग इंड्यूस, ड्रग इंड्यूस का मतलब जो आप ड्रग्स ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट की वजह से जो पार्किंसन डिजीज हो रहा है वो आपका कहलाएगा ड्रग इंड्यूस पार्किंसन सोनिसम। जेनेटिक पार्किंसन डिजीज, जेनेटिक मतलब किसी जीन में चेंजेस की वजह से, जीन में म्यूटेशन की वजह से जो पार्किंसन होगा वो कहलाएगा आपका जेनेटिक पार्किंसन डिजीज। फिफ्थ है आपका वेस्कुलर पार्किंसंस, यानी ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप की आपने वेसल्स देखा है, उस वेसल्स में कुछ चेंजेस की वजह से आपका जो डिजीज जनरेट हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वेस्कुलर पार्किंसोनिज्म। सेकेंडरी पार्किंसंस क्या कहलाएगा, सेकेंडरी का मतलब है किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया, सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, हेमाटोमा फॉर्मेशन हो गया, कैंसर हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कंडीशन क्या, डायरेक्ट मान लीजिए इंजरी हो गया, असॉल्ट इंजरी हो गया, फ्रैक्चर हो गया, स्किल फ्रैक्चर हो गया, हेड इंजरी हो गया, ये सब डिफरेंट फॉर्म क्या करेंगे, आपके सबस्टेंशियल निग्रह में चेंजेस करेंगे, डोपामाइन का लेवल डाउन होगा, तो ये आपका कॉज करेगा सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म।
तो सबसे पहले आपका कॉज है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स अननोन है और जनरली ये किसमें देखने को मिलेगा? 55 टू 65 ईयर्स एज में। दिस इज द मोस्ट कॉमन। यानी जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप इज द मोस्ट कॉमन ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो ये आपका क्या है? इडियोपैथिक है। अननोन कॉज है। क्लासिक मोटर सिम्टम्स। मोटर सिम्टम का मतलब क्या होता है? जो आपकी बॉडी ब्रेन के द्वारा जो जनरेट किए जाते हैं मोटर मूवमेंट, ये क्या कहलाते हैं? मोटर सिम्टम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेमर। ट्रेमर आपने देख लिया। रिजिडिटी, स्टिफनेस। ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट, यानी आपकी बॉडी का स्लो मूवमेंट होगा। ट्रबल वॉकिंग, जो आप वॉक करोगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो उसमें आपको डिफिकल्टी होगा। एंड ट्रबल बैलेंसिंग, मूवमेंट तो आप कर रहे हैं, डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं पे भी फॉल डाउन हो सकते हैं। सेकंड है आपका जुवेनाइल एंड यंग ऑनसेट पार्किंसंस। अब जुवेनाइल का भी हमने डिस्कशन किया कि अगर आपको बिफोर द एज ऑफ 21, 21 एज से पहले आपको पार्किंसन डिजीज हो गया तो ये क्या कहलाएगा? जुवेनाइल। अगर 40 से पहले और 21 ईयर्स के बाद, बिफोर द एज ऑफ 40 एंड आफ्टर द एज ऑफ 21, अगर आपको पार्किंसन डिजीज हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। अगर आपको आफ्टर 40, यानी आपका ड्यूरिंग द लाइफ स्टाइल आफ्टर द 40, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज। तो इस तरीके से आपके जनरली जो टाइप्स है वो जुवेनाइल मतलब बिफोर एज 21, एंड पार्किंसंसोनिज्म यंग एज कब होगा आपका? बिफोर 40 एंड आफ्टर 21 एज। जनरली ये किसमें देखने को मिलता है? जिसमें आपका जेनेटिक म्यूटेशन यानी जीन में चेंजेस की वजह से आपको जनरली ये टाइप्स जो है देखने को मिलता है। थर्ड आपका टाइप्स है ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, यानी ड्रग्स की वजह से आपके डोपामाइन का लेवल क्या हो गया? इंटरफियर हो गया, चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। अब कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिसकी वजह से आपको ये टाइप देखने को मिलता है? फॉर एग्जाम्पल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोकाइनेटिक्स एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अब ड्रग्स में आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि जनरली वो ड्रग्स हैं जो आपके ब्रेन के लिए यूज की जाती है। एंटीसाइकोटिक, डिप्रेसेंट, कैल्शियम चैनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोकाइनेटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक, तो जनरली वो ड्रग्स है जो आपके ब्रेन के लिए यूज की जाती है। जब इनका साइड इफेक्ट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है? आपका डोपामाइन का जो ट्रांसमिशन हो रहा है आपके ब्रेन के अंदर, वो आपका इंटरफेयर हो जाता है। इंटरफेयर का मतलब सीक्रेशन जो है डाउन हो जाता है। तो ये ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म है, ये आपका सेकंड मोस्ट कॉमन है। यानी फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्या था आपका? इडियोपैथिक। एंड सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है आपका? ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म। नंबर 4 है आपका जेनेटिक पार्किंसन डिजीज। तो जेनेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि जीन में चेंजेस की वजह से जो आपका पार्किंसन डिजीज होगा वो क्या कहलाएगा? जेनेटिक पार्किंसन डिजीज। अब कौन कौन से जीन में चेंज आता है? LRRK2, SNCA एंड PARK7। जनरली ये जो है जीन्स हैं जिनमें चेंजेस की वजह से आपको जेनेटिक पार्किंसन डिजीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका वेस्कुलर पार्किंसन डिजीज। वेस्कुलर का मतलब वेसल्स। अब आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है? जो वेसल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाता है? मल्टीपल स्ट्रोक्स हो जाता है। अब स्ट्रोक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस एरिया में ब्लड का सप्लाई इंटरप्ट हो जाता है। जब आपके उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो आपका सबस्टेंशियल निग्रावी क्या करेगा? प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से डोपामाइन का लेवल डाउन हो जाएगा और आपको सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? स्टिफनेस एंड डिफिकल्टी वॉकिंग, ये आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म। सेकेंडरी का मतलब है ड्यू टू द डिजीज कंडीशन। कहीं पे भी अगर प्राइमरी सेकेंडरी अगर लिखा हुआ जाता है तो प्राइमरी का मतलब होता है ड्यू टू द इंटरनल प्रॉब्लम्स इन द स्ट्रक्चर, एंड सेकेंडरी का मतलब होता है ड्यू टू द डिजीज कंडीशंस। तो यहाँ पे सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म है, इसका मतलब है कि ये जो पार्किंसन डिजीज होगा वो किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होगा। तो जिसमें हमको क्या डिजीज मिल रहा है? हेड ट्रोमा, टॉक्सिन्स। जनरली कौन सा टॉक्सिन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इन्फेक्शंस,
एंड ब्रेन ट्यूमर। तो ये जो अगर आपकी बॉडी में होते हैं, ब्रेन के अंदर अगर होते हैं, उसकी वजह से अगर डोपामाइन के लेवल में चेंजेस आता है तो क्या हो सकता है आपको सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म। तो ये हमने डिस्कशन किया टाइप्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ पार्किंसन डिजीज। यानी पार्किंसन डिजीज जब होगा तो पेशेंट के अंदर कौन कौन सी स्टेज जो है डेवलप होगा। तो जनरली आपकी 5 स्टेज जो है डेवलप होती है। अब इन स्टेज को याद रखने का क्या तरीका है, हर स्टेज के अंदर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट याद रखिएगा, तो इससे आपको क्या है स्टेजेस याद रखने में आसानी होगा। तो नंबर 1 स्टेज है माइल्ड स्टेज और मॉडरेट स्टेज। ये दोनों क्या है आपकी अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में क्या क्या आती है आपकी माइल्ड स्टेज एंड मॉडरेट स्टेज। थर्ड है आपका मिड स्टेज, यानी जो ना आपकी माइल्ड है और ना ही आपकी सीवियर है। फोर्थ है आपका सीवियर स्टेज जिसको हम एडवांस स्टेज भी बोलते हैं। एंड लास्ट है आपका एडवांस स्टेज और इसको हम एंड स्टेज भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा माइल्ड, मॉडरेट, मिड स्टेज, सीवियर एंड एडवांस। अब हम पर्टिकुलर स्टेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है आपका माइल्ड स्टेज जो कि आपका अर्ली स्टेज है, यानी सबसे पहले आपको यही स्टेज देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हमने साइन बताया था पार्किंसन डिजीज का कि किसी भी आपकी एक एक्सट्रीमिटीज के अंदर आपको ट्रेमर देखने को मिलेगा, यानी किसी भी एक हैंड के अंदर आपको ट्रेमर देखने को मिलेगा। अब एक हैंड के अंदर आ रहा है इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो हो रहा है आपको वो यूनिलेटरल हो रहा है। यूनिलेटरल का मतलब है वन साइड ऑफ द बॉडी, किसी भी में भी हो सकता है, चाहे वो राइट साइड हो सकता है चाहे वो आपका लेफ्ट साइड हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यूनिलेटरल। कॉमन साइन क्या देखने को मिलेगा माइल्ड स्टेज के अंदर, स्लाइट ट्रेमर, यानी बहुत माइनर आपका वाइब्रेशन आएगा तो जनरली आपको अननोटिसेबल होगा। यानी अगर सामने आपके एक नॉर्मल व्यक्ति है और आपको ये डिजीज है, आपके बॉडी के अंदर जो हैंड के अंदर है वो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन सामने वाला जो है उसको नोटिस नहीं कर पाएगा कि आपकी बॉडी का जो हाथ है वो मूवमेंट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका रिजिडिटी, यानी स्टिफनेस आ जाएगा एंड स्लोनेस इन द मूवमेंट ऑन वन साइड। आपका जो राइट साइड है या लेफ्ट साइड जो पार्ट आपका इफेक्ट हुआ है वो आपका स्लो मूवमेंट करने लगेगा। इम्पैक्ट क्या है, क्या क्या आपका चेंजेस आएगा। मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द डेली एक्टिविटीज, जो आप डेली एक्टिविटीज करते हैं, मॉर्निंग में जगना है, डेली घर के घरेलू काम करना है, ये जो डेली एक्टिविटी आप जो करते हैं उसमें क्या होगा मिनिमली इम्पैक्ट आएगा। मतलब आप आराम से इन एक्टिविटियों को कर सकते हैं। और सामने वाला क्या है अननोटिस रहेगा, यानी सामने वाला जो नॉर्मल व्यक्ति है आपके घर में वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम द पार्किंसन डिजीज। यानी अननोटिसेबल साइन आपको देखने को मिलेगा माइल्ड स्टेज के अंदर। सेकंड है आपका मॉडरेट स्टेज। तो जो माइल्ड हो रहा था यूनिलैटरल था, तो मॉडरेट किस में चेंज हो गया बाइलैटरल के अंदर। यानी जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो आपको बोथ साइड मिलेगा, यूनिलैटरल नहीं मिलेगा, बोथ साइड मिलेगा। इसके अंदर कॉमन साइन क्या देखने को मिलेगा, ट्रेमर्स, स्टिफनेस एंड डिफिकल्टी विद द पोस्चर एंड वॉकिंग। जब आप पोस्चर मेंटेन करोगे, नॉर्मल जब आप घर पे सिटिंग करोगे तो पोस्चर मेंटेन करने में आपको डिफिकल्टी होगा। और जब आप वॉकिंग कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं वहां पे भी आपको क्या होगा प्रॉब्लम होगा। क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, डेली एक्टिविटीज में बिकम मोर चैलेंजेस बट स्टिल मैनेजेबल, बैलेंस इज यूजुअली नॉट इम्पेयर्ड। यानी आप बॉडी का बैलेंस कर सकते हैं, आप मूवमेंट कर सकते हैं, बट क्या हो रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। डेली एक्टिविटी आप इसमें भी कर सकते हैं, यानी डेली एक्टिविटी आपका इसमें स्टॉप नहीं होगा। तो माइल्ड और मॉडरेट में क्या डिफरेंट आया, माइल्ड आपका यूनिलैटरल है, मॉडरेट आपका बाइलैटरल है। माइल्ड के अंदर नोटिसेबल साइन नहीं आ रहे हैं, यानी कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा, प्लस आपकी जो साइन है वो बहुत माइल्ड है, बहुत मिनिमल है। इसके अंदर थोड़ा सा सिम्टम जो है मोर नोटिसेबल हो जाएंगे। मतलब अगर आपको किसी ने अच्छे से देखा तो आपकी बॉडी में जो वाइब्रेशन हो रहा है ये सामने वाले को पता चल सकता है। तो फर्स्ट के अंदर क्या था अननोटिस था, मॉडरेट के अंदर क्या हो जाएगा नोटिसेबल हो जाएंगे, नहीं सामने वाला व्यक्ति आपके अंदर पता कर सकता है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। थर्ड है आपका मिड स्टेज।
मिड स्टेज के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? स्लो मूवमेंट, जो आप मूवमेंट कर रहे हैं उसमें आपको डिफिकल्टी होगा, और मोर प्रोमिनेंट, यानी सामने वाला व्यक्ति आराम से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपका हैंड्स जो है मूवमेंट कर रहा है, आराम से देख पाएगा। कॉमन साइन क्या आएंगे आपके? फॉल में अकर, ऐसा पेशेंट जो है गिर सकता है। नोटिसेबल स्लोइंग ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स, जो आप मूवमेंट कर पा रहे हैं, यानी एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तो आप बहुत धीरे धीरे करके मूवमेंट करेंगे। क्या क्या इम्पैक्ट आएगा आपका? डिफिकल्टी परफॉर्मिंग डेली टास्क, यानी फर्स्ट में आप कर पा रहे थे, मॉडरेट स्टेज में भी कर पा रहे थे, लेकिन मिड स्टेज में आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है डेली टास्क करने के लिए। जो डेली एक्टिविटी करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 स्टेज है आपका सीवियर और एडवांस स्टेज। सीवियर में क्या होगा? सीवियर डिसेबिलिटी हो जाएगा बट स्टिल एबल टू वॉक और स्टैंड, यानी आप इस स्टेज के अंदर वॉक कर सकते हैं, स्टैंड भी हो सकते हैं, यानी खड़े भी हो सकते हैं बाय द अनअसिस्टेड, मतलब बिना किसी सहारा लिए, बिना किसी डिवाइस के आप स्टैंड कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं, बट बहुत डिफिकल्टी होगा। कॉमन साइन क्या देखने को मिलेगा? इम्पेयरमेंट इन द मूवमेंट, जो आप मूवमेंट कर पा रहे हैं उसमें आपका इम्पेयरमेंट हो जाएगा, यानी डिसबैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन आप नहीं कर पाएंगे। डिक्रीज इन डेली फंक्शनिंग, जो आप डेली फंक्शनिंग करोगे वो आपके कम हो जाएंगे। नॉर्मली आप बहुत काम करते थे, फोर्थ स्टेज में आकर के आपके जो वर्क है जो डेली के वो आपके कम हो जाएंगे। इम्पैक्ट क्या होगा? असिस्टेंट इज ऑफर नीडेड, यानी आपको किसी का सहारा चाहिए, चाहे आप कोई व्यक्ति का यूज कर सकते हैं या आप किसी डिवाइस का यूज कर सकते हैं, व्हीलचेयर का यूज कर सकते हैं, स्टिक का यूज कर सकते हैं आप जब मूवमेंट करेंगे। लास्ट स्टेज है आपका एडवांस स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड स्टेज भी बोलते हैं। इसके अंदर जो सिम्टम है वो बहुत सीवियर हो जाएंगे, पेशेंट हमारा व्हीलचेयर पे या बेड रिडन हो जाएगा, यानी इसमें ना तो डेली एक्टिविटी कर पाएगा ना ही मूवमेंट कर पाएगा। आपका पेशेंट कंप्लीटली बेड रिजन हो सकता है या कंप्लीटली व्हील चेयर पर ही बैठा रहेगा। कॉमन साइड क्या देखने को मिलेगा? डिफिकल्टी इन द सॉलोइंग। अब ये आपके जो एडिशनल साइन है यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे। आपको डिस्फेजिया हो जाएगा, कुछ भी आप खाएंगे उसको आपको सॉलोइंग करने में डिफिकल्टी होगा। पोस्चर जो आप मेंटेन कर पाते हैं, जो आपकी बॉडी का जो गैस्ट्रिक पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं, उसमें भी आपको इंस्टेबिलिटी हो जाएगा, यानी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। इम्पैक्ट क्या होगा? 24 आवर्स केयर टिपिकली रिक्वायर्ड, सीवियर इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी ऐसे पेशेंट के लिए एक 24 आवर्स असिस्टेंट चाहिए। विदाउट असिस्टेंट के इसका कोई भी डेली रूटीन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि 5 स्टेज आपकी रहती है। फर्स्ट स्टेज आपका माइल्ड है, जो आपका यूनिलेटरल होता है, जिसके अंदर सिम्टम आपके अननोटिस्ड होते हैं। सेकंड आपका बाइलेटरल होता है, जिसके अंदर आपके सिम्टम नोटिस वाले होते हैं। थर्ड स्टेज आपका मिड है, जिसके अंदर जो डेली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें आपको डिफिकल्टी होता है। फोर्थ जो स्टेज है आपका एडवांस स्टेज है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट आपकी एंड स्टेज एडवांस है, जिसके अंदर आपको कंप्लीटली बेड रिडन हो जाते हैं और व्हील चेयर पे आ जाते हैं, और कुछ एडिशनल सिम्टम भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका सॉलाइन, सीवियर गैस्ट्रिक पोस्चर मेंटेनिंग, और पेशेंट आपका 24 आवर्स यानी हमेशा के लिए किसी असिस्टेंट पे डिपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉजेज के बारे में, कि ये जो पार्किंसन डिजीज है ये क्यों होती है। तो इसका कॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉज इज स्टिल अननोन, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है इसको कॉज करते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर है वो हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है आपका जेंडर, यानी मेन आर 1.5 टाइम मोर लाइकली टू डेवलप पार्किंसन कंपेयर देन द वुमेन। इसका मतलब क्या है? मेन के अंदर जो पार्किंसन डिजीज होगा वन एंड हाफ हायर होगा कंपेयर देन द वुमेन। अनदर एग्जांपल से समझिए, वुमेन के अंदर 2 वुमेन को पार्किंसन डिजीज होगा, तो मेल के अंदर कितना होगा? 3 मेल का होगा। इसका मतलब क्या होता है? 1.5 होता है मेन के अंदर, तब होगा आपकी वुमेन के अंदर 1 पार्किंसन डिजीज। रेस की बात करें तो एक रिसर्च स्टडी के अंदर देखा गया है
कि जो व्हाइट पीपल रहते हैं उनके अंदर प्रिविलेंस का जो कैपेसिटी है वो हाइयर होता है कंपेयर देन द ब्लैक और एशियन पीपल। यानी जो व्हाइट जो पीपल रहेंगे वो पार्किंसन डिजीज से अच्छा प्रिविलेंस करेंगे कंपेयर देन द ब्लैक और एशियन पीपल। एज की बात करें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 50 और 60 ईयर्स का जो एज रहता है इस एज में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज इसी एज में क्या होता है आपके ब्रेन के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, बहुत सारी ब्रेन के अंदर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और हार्मोनल चेंजेस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस हो जाते हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फैमिली हिस्ट्री। यानी अगर किसी को फैमिली में पार्किंसन डिजीज है तो उनके आने वाली जनरेशन है उसमें भी आपको मोर चांसेस होंगे पार्किंसन डिजीज के। टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स की वजह से क्या होगा, ब्रेन के अंदर चेंजेस आएगा, सबस्टेंशियल निग्रा आपका डैमेज होगा और उसकी वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, एक रिसर्च स्टेटिकल डेटा के अंदर आती हैं कि टॉक्सिन्स की वजह से भी आपका ये इंक्रीज हो सकता है। हेड इंजरी जो आपने देखा सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज के अंदर डायरेक्टली ट्रॉमा हो गया, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, कैंसर हो गया, हेमाटोमा बन गया, ये सारे केसेस क्या करेंगे आपको सेकेंडरी पार्किंसन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पैथोफिजियोलॉजी। यानी कॉजेज तो हमने डिस्कस किया नॉन है, लेकिन कुछ जो रिस्क फैक्टर हैं उनकी वजह से आपका पार्किंसन डिजीज कैसे डेवलप होता है। तो यहाँ पे हम एक रिस्क फैक्टर लेके चलते हैं, मान लीजिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है या एंसेफेलाइटिस या अदर कॉजेस है, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आपने देख लिया ड्यू टू द ड्रग इंड्यूस पार्किंसन डिजीज। एंसेफेलाइटिस आपका डिजीज कंडीशन है तो ये किस में आ जाएगा आपका सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज एंड अदर कॉजेस। अब ये कॉजेज क्या करेंगे, आपके सबस्टेंशिया निग्रा का जो फंक्शन है उसको चेंज करेंगे। सबस्टेंशिया निग्रा का क्या फंक्शन है, डोपामाइन का सीक्रेशन, वो क्या हो गया आपका इफेक्ट हो गया। ये डिजीज की वजह से और साइकोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स विद इन द बेसल गैंग्लिया। जो आपकी डोपामाइन प्रोड्यूस कर रही हैं बेसल गैंग्लिया के अंदर सफिशिएंशिया निग्रा, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब डिस्ट्रक्शन होगा तो डोपामाइन का लेवल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डोपामाइन फॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट का मतलब डोपामाइन का लेवल आपका डाउन हो रहा है। अब डोपामाइन का लेवल डाउन हो रहा है तो इंक्रीज किसका हो जाएगा, एसिटिल कोलिन, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो हार्मोन है जो नॉर्मल बैलेंस में है, अगर एक आपका डाउन हो रहा है तो ऑटोमेटिक सेकंड क्या है आपका हाई दिखेगा, या फिर क्या हो सेकंड वाला ऑटोमेटिक हाई हो जाए तो आपका डोपामाइन ऑलरेडी कम दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द एसिटिल कोलिन, तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेटरी इफेक्ट। एक्साइटेटरी इफेक्ट एसिटिल कोलिन इज अनकंट्रोल और डिसबैलेंस। जैसे ही आपका एसिटिलकोलिन का लेवल हाई होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए डोपामाइन का लेवल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। इस वजह से क्या होगा, डोपामाइन आपका फंक्शन नहीं करेगा और आपकी बॉडी के अंदर एसिटिलकोलिन बार बार आपकी बॉडी के अंदर ट्रमर जैसे मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग एंड इनिशिएटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट। जो आप अभी मूवमेंट कर पाते हैं, कंट्रोल मूवमेंट कर पाते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। आपका हाथ जो है वाइब्रेशन कर रहा है, अभी आप क्या है, जैसे आप चाहते हैं वैसे मूवमेंट कर सकते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एसिटिल कोलिन का लेवल हाई हो जाएगा, आपका हार्ट वाइब्रेशन करता रहेगा, आप इसको मूवमेंट को स्टॉप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपका पार्किंसन डिजीज जो है डेवलप होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब ये डिजीज आपने देख लिया, अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं आपके, मेजर साइन क्या है आपके, वार्निंग साइन क्या है आपके, सेकेंडरी सिम्टम्स क्या है, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो प्राइमरी सिम्टम्स का मतलब जैसे ही आपको ये डिजीज होता है तो सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिलेंगे दैट इज प्राइमरी सिम्टम्स। सबसे पहले क्या है आपका एनोसोमिया। एनोसोमिया का मतलब क्या होता है, जो आपकी स्मेलिंग कैपेसिटी है, जो आप अभी किसी चीज को स्मेल कर पाते हैं, अगर आपको पार्किंसन डिजीज हो गया तो उसमें आपकी जो कैपेसिटी है स्मेलिंग की वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी।
तो जब आपकी स्मेलिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? एनोसोमिया। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन आप समझ पा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है जिसकी वजह से आपका स्टूल पास होता है, अगर मान लीजिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, जो आपका इस डिजीज के अंदर होता है, पूरी बॉडी का मूवमेंट क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। स्लो होगा तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा? आपका फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन होगा, और मैक्सिमम अगर फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट इज द स्मॉल क्रैम्प्ड हैंड राइटिंग। जब आप कुछ रिटन करेंगे तो आपकी हैंड के अंदर क्या होगा? वाइब्रेशन आ रहा है, तो आपकी हैंड जो है क्रैम्प करने जैसे सिम्टम देखने को मिलेगा। वॉइस चेंजेस, यानी आपकी वॉइस कैसे हो जाएगी? स्लर्ड स्पीच हो जाएगी। जब आप बोल रहे हैं तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, वो आपका क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा, बिकॉज आपका एसिटिल कोलिन का लेवल हाई की वजह से जो आपकी जो टंग वाइब्रेट करना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम कुछ बोलते भी हैं तो बहुत टाइम तक वो वाइब्रेट करती रहती है, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट टाइप के प्रोनाउंसिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा पेशेंट अगर कुछ प्रोनाउंस भी करेगा तो बहुत स्लो प्रोनाउंस करेगा। अगर तेजी से प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश भी करेगा तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उसका टंग्स क्या है? वाइब्रेट करता रहेगा। अगर वाइब्रेट करता रहेगा तो आपको स्लर्ड स्पीच और ज्यादा देखने को मिलेगा। और इस तरीके से क्या होगा? ऐसा पेशेंट बोला और उसके बाद बहुत बीच में गैप लेगा, उसके बाद फिर बोलेगा, फिर बीच में गैप लेगा, फिर बोलेगा, बिकॉज जब तक उसका टंग वाइब्रेशन जो हुआ है वो स्लो ना हो जाए तब तक वो नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है? वॉइस में चेंजेस आ जाता है। एंड स्टूप्ड पोस्चर, जो आप अभी जो है नॉर्मल गैस्ट्रिक पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं, वो आपका किस तरीके से करेगा? स्टूप्ड पोस्चर मेंटेन करेगा, मतलब नॉर्मल पोस्चर आपका मेंटेन नहीं करेगा। जो उसको कंफर्टेबल पोजीशन लगती है उसी में वो बैठ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर मेजर प्रॉब्लम, यानी आपको वार्निंग साइन क्या है जो आपको जनरली देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है? ट्रेमर, मतलब सेकिंग दैट आकर्स एट द रेस्ट। आप आराम कर रहे हैं उस टाइम भी आपका हाथ क्या है? मूवमेंट कर रहा है, वाइब्रेशन कंटिन्यू हो रहा है। आपने सीजर्स देखा है, फिट्स देखा है, एपिलेप्सी देखा है, उसमें अनकंट्रोल मूवमेंट होता है लेकिन बस्ट एक्टिविटी होती है। बस्ट का मतलब है बहुत तेजी से एक्टिविटी होती है, वो कुछ टाइम के लिए आती है, कुछ सेकंड्स के लिए आती है। लेकिन ट्रेमर क्या है? धीरे 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 कंटिन्यू चलता रहेगा। स्लो मूवमेंट यानी ब्रेडिकाइनेसिया। स्टिफनेस ऑफ आर्म, यानी इसको हम बोलते हैं रिजिडिटी, जिसको कहाँ देखने को मिलेगा? आर्म्स के अंदर, लेग्स के अंदर एंड ट्रंक के अंदर। प्रॉब्लम विद द बैलेंस एंड टेंडेंसी टू फॉल। बैलेंस का मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं आप कर पाएंगे, और जब कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे, तो आप जो है कहीं भी फॉल डाउन हो सकते हैं, कहीं भी आप गिर सकते हैं। तो ये आपके जो फोर मेजर प्रॉब्लम है, ये पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट में जनरली आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके सेकेंडरी सिम्टम। प्राइमरी सिम्टम हमने डिस्कशन कर लिए। सेकेंडरी सिम्टम में क्या आते हैं आपकी? ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन। आप पेशेंट के सामने कुछ ऐसी बातें कीजिए जिससे वो स्माइल करेगा, लाफिंग करेगा। आपने बात बोल दिया, कोई जोक सुना दिया, उसके अंदर कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आया। कहते हैं ना कि सामने वाले पेशेंट में कोई फीलिंग ही नहीं है। हमने ऐसा जोक सुनाया और सामने वाले पेशेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिया, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन, कोई चेंजेस नहीं होगा। अ टेंडेंसी टू गेट स्टक व्हेन वॉकिंग। पेशेंट चल रहा है और सडनली क्या हो गया? स्टक हो गया, एक साथ रुक गया, तो इसको हम बोलते हैं टेंडेंसी टू गेट स्टक व्हेन वॉकिंग। मफल्ड और लो वॉल्यूम स्पीच, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि ऐसा पेशेंट थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? जब बोल रहा है तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। फिर वो कोशिश करेगा थोड़ा बोलने के लिए, प्रोनाउंसिएशन बोलेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मफल्ड और लो वॉल्यूम स्पीच। यानी ऐसा पेशेंट कहें कि तेजी से बोलिए, ट्रेन को रुकवा लीजिए, बस को रुकवा लीजिए, तो ऐसा पेशेंट कभी तेजी से बोल नहीं पाएगा। तो कोशिश भी मत करिएगा, ट्राई भी मत करिएगा कि आज ट्राई कर लेते हैं, आज ये बोल पाएगा, तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत स्लो स्पीच में बोलेगा।
डिफिकल्टी इन द सॉलोइंग, जब आपकी मसल्स ही वर्क नहीं कर रही हैं तो आप जो फूड पार्टिकल को अंदर ले जाओगे वो भी आपका बहुत स्लो जाएगा, और बहुत स्लो जाएगा तो इसकी वजह से आपको डिफिकल्टी होगा सॉलोइंग करने में, यानी आपको डिस्प्लेजिया हो जाएगा। टेंडेंसी टू फॉल बैकवर्ड, जैसे आप अभी नॉर्मल पोजीशन में बैक साइड जाते हैं तो आप कंट्रोल जाते हैं, यानी कितना आपको बैक साइड जाना है आपके कंट्रोल में है। लेकिन ऐसा पेशेंट अगर थोड़ा भी बैक गया तो पीछे फॉल डाउन हो जाएगा, गिर ही जाएगा, सपोर्ट नहीं कर पाएगा। रिड्यूस आर्म स्विंगिंग बैंड वॉकिंग, ये हमने डिस्कशन कर लिया कि जैसे आपका पेशेंट चलेगा, जैसे आप अभी नॉर्मल चलते हैं तो आप हाथों को क्या करते हैं, आगे की साइड पीछे की साइड इस तरीके से करते हैं। लेकिन ऐसा पेशेंट कैसा चलेगा, रोबोट की तरह चलेगा। आपके हैंड्स एकदम सीधे रहेंगे और धीरे धीरे करके मूवमेंट करेगा, तो ऐसा पेशेंट आपको ऐसा लगेगा जैसे रोबोट चल रहा है। तो ये जो सिम्टम है आपके सेकेंडरी सिम्टम रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर लेते हैं कि डिजीज तो हमने डिस्कशन कर लिया, अब इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए कि ये जो डिजीज है ये पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर है या फिट्स है, सीजर्स है, कैसे आइडेंटिफाई करें इस डिजीज को कि ये पार्किंसंस है। तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सॉरी डायग्नोस्टिक वैल्यूशन नहीं है जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि ही और सी हैव अ पार्किंसन डिजीज, बट बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, बेस्ड ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। देखिए फिजिकल अगर आप कर रहे हैं तो पेशेंट आपके सामने है, पेशेंट आपके सामने है तो टेंडर आए, ट्रेमर आएंगे, यानी आपका मूवमेंट करेगा। जब आप बात कर पा रहे हैं तो स्लर्ड स्पीच करेगा, डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो रहा है, डिफिकल्टी इन swallowing हो रहा है। अगर आपके ये साइन पेशेंट को हिस्ट्री लेते टाइम आप पता कर पा रहे हैं तो ये आप पता लगा सकते हैं कि इसको पार्किंसन डिजीज है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन चेक कर सकते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं, और रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे से मालूम हो जाएगा कि आपका नर्व का फंक्शन किस तरीके से आपका हो रहा है। तो सबसे पहले आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए, हेल्थ हिस्ट्री ले लीजिए, इससे आपको जनरल आइडिया हो जाएगा कि क्या सिम्टम्स है जिसकी वजह से हम आइडिया लगा सकें कि पेशेंट आपका पार्किंसन डिजीज से सफर कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ब्लड एंड लैब टेस्ट। ब्लड एंड लैब टेस्ट से आपका पार्किंसन डिजीज फाइंड आउट नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो सेकेंडरी जो पार्किंसन डिजीज है, यानी जो पार्किंसन डिजीज हम आइडिया लगा रहे हैं कि सेकेंडरी हो सकता है, किसी डिजीज की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक जनरली सैंपल लेंगे, कल्चर कराएंगे, अगर उसमें बैक्टीरिया वायरसेस अगर आपको फाइंड आउट हो रहे हैं तो उसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट के अंदर पार्किंसन डिजीज सफर हो रहा है, जो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट है आपका इमेजिंग टेस्ट। अभी इमेजिंग टेस्ट भी हम क्या रूल आउट करने के लिए करते हैं, अदर कंडीशंस नॉट रिलेटेड टू द पार्किंसंस, बिकॉज अदर कंडीशन लीड्स टू द पार्किंसंस, यानी अदर कंडीशन की वजह से आपको पार्किंसन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ट्यूमर, सिस्ट, हेमाटोमा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सीटी स्कैन क्या बताएगा हमको कि आपके ब्रेन के अंदर ऐसा कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये पार्किंसन डिजीज के सिम्टम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इसका नाम है SPECT। SPCT का मतलब है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, यानी जैसे आपका सीटी स्कैन MRI होता है वैसे आपका SPECT होता है। इसको हम अनदर नेम में क्या बोलते हैं, डोपामाइन ट्रांसपोर्टर, या शॉर्ट में बोलते हैं डेट की स्कैन। डेट की स्कैन का मतलब डोपामाइन ट्रांसपोर्टर स्कैन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें डोपामाइन ट्रांसपोर्टर स्कैन किया जाता है। अगर आपको ये इमेज नजर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका नॉर्मल स्कैन। पार्किंसंस का अगर अर्ली स्टेज है यानी प्री स्टेज है तो आपको इस तरीके से आपको इमेज नजर आएगा, और अगर पोस्ट स्टेज है तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, किस तरीके से आपको ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये आपको नजर आएगा पोस्ट स्टेज के अंदर। तो पार्किंसंस की अर्ली स्टेज में आपको ये साइन देखने को मिलेगा, पोस्ट स्टेज में आपको ये साइन देखने को मिलेगा। ये है आपका डोपामाइन ट्रांसपोर्टर स्कीम। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक टेस्टिंग, क्योंकि जीन की चेंजेस की वजह से भी आपको क्या हो रहा था, जेनेटिक पार्किंसन डिजीज। तो यहाँ पे हम कौन से जो जीन है जिनकी में चेंजेस हो रहा है
वो भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कराएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेनेटिक टेस्टिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। देखिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक आपका डायग्नोस्टिक तो है नहीं, तो इसमें हम क्या आइडिया लगा रहे हैं कि हमारे पेशेंट को पार्किंसन डिजीज, ये ऐसा आपने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम है उनको कंट्रोल करने के लिए पार्किंसंस को मेडिसिन देंगे, पार्किंसन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देंगे। वो जब मेडिसिन दिया गया पेशेंट को, तो पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे थे पार्किंसन डिजीज के, वो क्या हो गए, कंट्रोल हो गए, मिनिमाइज हो गए। तो इससे हम एक सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पार्किंसन डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, एक सामने वाला कोई पेशेंट है जिसको फीवर आ रहा है, यानी बहुत टेम्परेचर हाई हो रहा है, लेकिन हो सकता है उसको एग्जाम की वजह से भी टेम्परेचर हाई हो रहा है। जब हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो आपका इंक्रीज आ रहा है। अब मान लीजिए आपने पैरासीटामोल दिया, एक आइडिया लगाया कि हो सकता है फीवर हो, आपने चेक नहीं किया और मेडिसिन जैसे दिया, टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो आपने क्या आइडिया लगा लिया कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर, पेशेंट को फीवर आ रहा था, जैसे ही मैंने मेडिसिन दिया पेशेंट का फीवर डाउन हो गया। सेम आपका यहाँ पे क्या करना है, हमने मान लिया है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन डिजीज, आपने उसके लिए मेडिसिन दिया, जैसे लीवोडोपा दिया मेडिसिन, तो आपका जो पेशेंट के जो सिम्टम आ रहे थे पार्किंसन डिजीज के, वो क्या हो गए, सप्रेस हो गए, मैनेज हो गए। तो यहाँ पे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पार्किंसन डिजीज। तो अगर रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट कर रहा है, इसका मतलब पेशेंट आपका सफर हो सकता है पार्किंसन डिजीज से। नेक्स्ट है आपका अल्फा साइनुक्लिन टेस्ट। अल्फा साइक्लिन टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, आपका अल्फा साइनुक्लिन एक प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी एग्रीगेट हो जाती है, और आपकी ब्रेन के अंदर एक एबनॉर्मल क्लम्प का फॉर्मेशन करती है। जो एबनॉर्मल क्लम्प का फॉर्मेशन हुआ है बाय द साइनुक्लिन प्रोटीन, तो इसको हम बोलते हैं लेवी बॉडीज। ये जो लेवी बॉडीज हैं, आपके डेंड्राइट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वहां पर ये कलेक्ट होने लग जाती है। जब कलेक्ट होने लग जाती है, तो जो डोपामाइन का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इसमें ये क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो इसकी वजह से आपको ये सस्पेक्ट किया जाता है कि पार्किंसन डिजीज आपका हो सकता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये आपका लेवी बॉडीज है। लेवी बॉडीज आप समझ गए, अल्फा साइनुक्लिन एक प्रोटीन है जो कि आपका क्लस्टर का फॉर्मेशन करती है, आपस में क्लम्प हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेवी बॉडीज। तो ये आपका लेवी बॉडीज है, ये आपका डेंड्राइट्स है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो ये आपका डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन होता है। हमने डिस्कशन किया कि परमानेंट आपका पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, लेकिन एक सस्पेक्टेड आपके जो आइडिया लगाए जाते हैं, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट को पार्किंसन डिजीज है या नहीं है। तो जनरली अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्लियरली फिजिकल एग्जामिनेशन और हेल्थ हिस्ट्री सबसे अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपको ये डिजीज का फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम मैनेज कैसे करना है, एक्चुअल ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन सिम्टम्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड थेरापी। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे मेन जो आपका ट्रीटमेंट है वो है आपका लीवोडोपा मेडिसिन, जो कि आपका मोस्ट कॉमन यूज की जाती है। यानी अगर आपको पार्किंसन डिजीज हो गया, तो लीवोडोपा मेडिसिन सबसे ज्यादा यूज की जाती है। सेकंड है आपका कार्बिडोपा। अब लीवोडोपा कार्बिडोपा में क्या डिफरेंट है, देखिए लीवोडोपा क्या करती है, आपकी 70% केसेस में सिम्टम्स को मैनेज करती है, लेकिन सारे सिम्टम्स लीवोडोपा के द्वारा मैनेज नहीं किए जाएंगे। फिर कार्बिडोपा को लीवोडोपा के साथ देने से क्या बेनिफिट मिलता है, कार्बिडोपा क्या करता है, जो लीवोडोपा का ब्रेकडाउन होता है ब्रेन के अंदर, तो इसके इफेक्ट को क्या करता है, इसके ब्रेकडाउन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, यानी डिले कर देता है। जब लीवोडोपा का ब्रेकडाउन डिले होगा, स्लो होगा, तो लीवोडोपा आपके ब्रेन के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा।
तो लीवोडोपा का जो इफेक्ट है वो आपके लॉन्ग टाइम तक करने के लिए साथ में क्या दिया जाता है, कार्बिडोपा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लीवोडोपा कार्बिडोपा दोनों ही आपकी टैबलेट हैं, ये आपको साथ में दी जाती है। तो आपको क्लियर हो गया कि लीवोडोपा जो है 75% जो है सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, लेकिन सारे सिम्टम कंट्रोल नहीं करती है। कार्बिडोपा क्या करती है आपकी, डिले द ब्रेकडाउन ऑफ लीवोडोपा। तो लीवोडोपा का अगर ब्रेकडाउन स्लो होगा तो मैक्सिमम टाइम जो है ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर, यानी ब्रेन के अंदर लीवोडोपा मैक्सिमम टाइम के लिए रहेगा। इससे क्या होगा, इसका जो इफेक्ट है लीवोडोपा का फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। नेक्स्ट है आपका डोपामाइन अगोनिस्ट। तो देखिए डोपामाइन अगोनिस्ट आपको क्या करना है, ब्रोमक्रोप्टिन या मेडिसिन देख पा रहे हैं ब्रोमक्रिप्टिन, ये आपका यूजफुल होता है मेडिकेशन जब आपका लीवोडोपा इफेक्टिव नहीं हो रहा है। लीवोडोपा दिया आपने, कार्बिडोपा भी दिया, लेकिन उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं आ रहा है, तब हम सेकंड मेडिसिन ले सकते हैं जो कि क्या है आपकी ब्रोमक्रिप्टिन, प्रामीपैक्सोल एंड रोपिनिरोल। ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका जो इफेक्ट है वो लीवोडोपा के कंपेरिजन में अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपका एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो रिजिडिटी हो रहा है, जो आपको ट्रमस आ रहे हैं, उसके सिम्टम्स में थोड़ा कंट्रोल होता है। तो आप जो मेडिसिन देख पा रहे हैं ये आपका बेंजट्रोपिन है, मैसिलेट इंजेक्शन 1 मिलीग्राम पर ml। तो ये मेडिसिन आपका 5 एम्पूल ऑफ 2 ml इसके अंदर आते हैं। ये आप एम्पूल देख पा रहे हैं 1 मिलीग्राम पर 1 ml, ये आपका इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एमेंटेडिन। एमेंटेडिन हाइड्रोक्लोराइड आपका 100 mg के कैप्सूल आते हैं। ये काम क्या करता है, कार्बिडोपा लीवोडोपा के साथ यूज किया जाता है, यानी एमेंटेडिन कैन बी यूज अलोंग विद द कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा। ये क्या काम करता है, जो आपको डिस्काइनेसिया हो रहा है, यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, जो आपको डिफिकल्टी हो रही है, जो आपका इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्काइनेसिया है ये आपका लीवोडोपा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो लीवोडोपा का जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो आपका इनवॉलंटरी मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अमेंटेडिन क्या करेगा, लीवोडोपा के जो साइड इफेक्ट हो रहा है यानी डिस्काइनेसिया हो रहा है, ये इसको कंट्रोल करेगा। तो ये आप अमेंटेडिन भी साथ में दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीओ एम एम टी इनहिबिटर्स। सीओ एम टी इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो सीओ एम टी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो लीवोडोपा का जो इफेक्ट है उसको ये लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं आपकी, एंटाकैपोन एंड टोल्कापोन। ये जो एंटाकैपोन और टोल्कापोन है ये आपकी सीओएमटी इनहिबिटर्स रहते हैं। अब दोनों मेडिसिन में क्या डिफरेंट है, जो आपका मेडिसिन है टोल्कापोन, ये आपका लीवर डैमेज करता है, लेकिन इसका इफेक्ट भी अच्छा रहता है, जो कि आपका क्या करता है, अदर थेरापीज यानी लीवोडोपा का इफेक्ट नहीं आ रहा है, कार्बिडोपा का इफेक्ट नहीं आ रहा है, अमेंटेडिन का इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये मेडिसिन आपका 100% इफेक्ट करेगा, बट इसका साइड इफेक्ट भी है कि आपका लीवर डैमेज करेगा। पर सेकंड आपका जो टॉल्कापॉन है, सॉरी ये आपका इंटाकैपॉन है, ये आपका लीवर को डैमेज नहीं करेगा। ये दोनों मेडिसिन में डिफरेंट है, यानी टॉल्कापेन आपका अच्छा है जब अदर थेरेपी वर्क नहीं कर रही है, तब आपका टॉल्कापेन वर्क करेगा, बट एक साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, लीवर डैमेज। अगर आपको लीवर डैमेज नहीं करना है तो आपको एंटाकेपोन भी ले सकते हैं। तो एक आपका मेडिसिन है स्टालीवो का, जिसके अंदर आपको एंटाकेपोन, कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा एक सिंगल ड्रग्स के अंदर, सिंगल मेडिसिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं टॉल्कापोन एंड ये आपका एंटाकेपोन। नेक्स्ट है आपका MAOB इनहिबिटर्स। अब MAOB इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो पहले ये देखिए MAOB क्या होते हैं। एम का ओ MAOB का मतलब क्या है आपका, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज बी। अभी आपका मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज बी क्या करता है,
डोपामाइन का जो लेवल है यानी जो डोपामाइन है उसको ब्रेक डाउन करता है आपके ब्रेन के अंदर, एमओबी ऑक्सीडेज। अब ये जो ब्रेक डाउन कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका डोपामाइन का लेवल डाउन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी है इसको इनहिबिट करेंगे, यानी इसके जो फंक्शन है उसको इनहिबिट करेंगे। जब इसका फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा, जब इसका फंक्शन कम हो जाएगा, तो आपका डोपामाइन क्या होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आपका डोपामाइन का लेवल बना रहेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको एमओबी इनहिबिटर्स के अंदर आती हैं, सेलेग्लिन एंड रेसेग्लिन। ये आप देख पा रहे हैं, सेलेग्लिन मेडिसिन एंड रेसेग्लिन मेडिसिन। तो ये क्लियर हो गया आपको, यानी मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज आपके डोपामाइन के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। अगर मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स अगर हम देते हैं तो इसका फंक्शन क्या होगा, डाउन हो जाएगा। फंक्शन डाउन होने की वजह से आपका डोपामाइन का लेवल इंक्रीज होगा, और इससे आपको पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम डेवलप हो रहे हैं वो आपके मैनेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में पहले आपका डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या करते हैं, आपके ब्रेन के अंदर इस तरीके से एक वायर डाल के, और यहाँ पर आपकी जो डिवाइस है वो आपके चेस्ट में प्लेस कर दी जाती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा पेस मेकर डिवाइस रखी जाती है, सेम प्रोसीजर आपका रहता है। लेकिन इस प्रोसीजर के अंदर जो डिवाइस रखी जाती है वो आपकी मैनेजेस से लेकर के जो आपका प्लेस है, जो आपका सबएचेंस या निग्रा है या बेसल गैंग्लिया है, उस प्लेस पे आपका ये प्लेस किया जाता है। तो इसके अंदर सर्जन क्या करता है, इलेक्ट्रोड को आपके ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट में इम्प्लांट करता है, जो अभी हमने देखा कौन से पार्ट में कर रहा है, स्पेशली बेसल गैंग्लिया के अंदर। अब ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करेगा। यानी यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू ए जनरेटर implanted in your chest near your collarbone that send electrical pulses to your brain and may reduce your Parkinson disease symptoms। जिस तरीके से आपके इलेक्ट्रोड्स पेसमेकर के अंदर कार्डियक में चलता है और आपकी पल्स रेट कंटिन्यू जनरेट होती है, सेम टाइप से आपका ये जो डिवाइस है वो आपकी स्कल से होते हुए, मेनिंजेस से होते हुए और बेसल गैंग्लिया में प्लेस कर दिया जाता है। और ये जो डिवाइस है ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपकी सिग्नल स्टिमुलेट करती है, और जैसे ही ये स्टिमुलेट करेगा बेसल गैंग्लिया को, ये बेसल गैंग्लिया क्या करेगा, आपका मैक्सिमम डोपामाइन का प्रोडक्शन करेगा। और जैसे डोपामाइन का प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा, ये आपका पार्किंसन डिजीज आपका कंट्रोल होता है। इससे क्या क्या पर्पज होगा आपका, मेडिकेशन रेस्पॉन्स इंप्रूव होगा। जैसे मान लीजिए लीवोडोपा आप मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन सिम्टम्स आपके इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो आपका इसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। टू इम्प्रूव मूवमेंट, जो बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है वो आपका इंप्रूव होगा। रिड्यूस ट्रेमर्स, जो आपको ट्रेमर देखने को मिल रहे थे वो भी आपके कंट्रोल हो जाएंगे। एंड रिड्यूस रिजिडिटी, जो आपकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ रहा था, जो आप बॉडी को मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, डिस्पेजिया हो रहा था, स्लर स्पीच हो रहा था, ये सारे सिम्टम्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर है पंप डिलीवर्ड थेरेपी। पंप डिलीवर्ड थेरेपी में क्या है, 2015 के अंदर जनवरी में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव अ पंप डिलीवर्ड थेरेपी कॉल्ड द ड्यूपा। अब ड्यूपा क्या होता है आपका, जैसे आपने डायबिटीज के पेशेंट में देखा होगा कि आजकल डिवाइस रख दी जाती हैं और वो ऑटोमेटिक इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता रहता है। सेम टाइप का यहाँ पे क्या होगा, जो डिवाइस है, जो ड्यूपा डिवाइस है, उसमें आपकी मेडिसिन ऑलरेडी हम प्री फिल्ड कर देंगे। जो आपकी मेडिसिन क्या है, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। अब ये लीवोडोपा कार्बिडोपा इस मशीन के द्वारा आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक इंजेक्ट होता रहेगा, और ये जो डिवाइस है आपके एब्डोमिनल के एरिया में इंजेक्ट की जाती है। इससे क्या होगा, डॉक्टर विल हैव टू परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर टू प्लेस द पंप नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर ऑलरेडी लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा इंजेक्ट की गई है, और ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको बार बार मेडिसिन लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
और इससे आपकी बॉडी में कितना इंजेक्ट करना है ये ऑटोमेटिक आपका इंजेक्ट करता रहेगा। सेम आपका जैसे डायबिटीज के पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है इंसुलिन, सेम आपका यहाँ पर आपका लीवोडोपा कार्बिडोपा मेडिसिन जो है आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका थैलामोटॉमी। थैलामोटॉमी पैलिडोटॉमी में क्या होता है, जो आपके बेसल गैंग्लिया का जो पार्ट है वहां पे एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबस पैलिडस। ये आप देख पा रहे हैं ग्लोबस पैलिडस है, ये आपका बेसल गैंग्लिया का भी पार्ट है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक प्रोसीजर के द्वारा, एक प्रोब के द्वारा टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। जो आपका टेम्परेचर कितना तक इंक्रीज किया जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस फॉर द 60 सेकंड के लिए। जैसे आप 80 डिग्री सेल्सियस 60 सेकंड के लिए दोगे तो उससे क्या होगा, उस एरिया के जो ब्रेन सेल्स हैं वो थोड़ा सा डेड हो जाएंगे। ये एक कंडीशन कब हो जाता है, जैसे मान लीजिए स्ट्रोक की कंडीशन है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, तो उस केसेस में जनरली ये थैलेमेटोमी एडवाइस की जाती है। तो इसमें क्या होगा, प्रोब के द्वारा 80 डिग्री सेल्सियस 60 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे और उस एरिया के जो टिश्यूज हैं वो आपके डेड हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका होलो प्रोब है, यानी प्रोब को आपको इंजेक्ट किया गया है। ये आपका थैलामस, ये आपका सब थैलेमिक न्यूक्लियस और ये आपका ग्लोबस पैलिडस। तो ये ग्लोबस पैलिडस जो आपका बेसल गैंग्लिया का एक पर्टिकुलर पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं फॉर द 60 सेकंड के लिए। इससे क्या होगा, इस एरिया के जो टिश्यू हैं वो आपके डेड हो जाते हैं। इससे आपका जो फंक्शन है वो आपका इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लिकेशन डिस्कशन करते हैं कि अगर अल्जाइमर डिजीज, ये आपका पार्किंसन डिजीज का अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका थिंकिंग डिफिकल्टी, क्योंकि आपने देखा कि इससे आपका मेमोरी फॉरगेटफुलनेस हो रहा है, डेमेंशिया का भी केसेस हो सकता है, तो आपको थिंकिंग डिफिकल्टी देखने को मिल सकता है। सोलविंग प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया, डिस्फेजिया आपको देखने को मिलेगा। चूइंग एंड ईटिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। स्लीप प्रॉब्लम एंड स्लीप डिसऑर्डर में क्या आपको देखने को मिलेगा, वेकिंग अप फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द नाइट, वेकिंग अप अर्ली, बहुत जल्दी जग जाएगा पेशेंट, नाइट में बार बार आपका पेशेंट उठ के बैठ जाएगा, तो ये आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ब्लैडर प्रॉब्लम, यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होगा। कॉन्स्टिपेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि कॉन्स्टिपेशन का केसेस आएगा ड्यू टू द लैक ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ब्लड प्रेशर चेंजेस आएगा। स्मेल डिस्फंक्शन, जैसे हमने देखा कि स्मेलिंग नहीं हो पाती है ऐसे पेशेंटों में। फटीग एंड पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी एज ए नर्स आप पार्किंसन डिजीज के पेशेंट के साथ क्या आपको करना है। तो सबसे पहले आपका एज ए नर्स क्या करना है, असेसमेंट करना है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, जो भी आपका मेडिकेशन है वो आपको टाइम पर एडमिनिस्टर करना है। मॉनिटरिंग साइड इफेक्ट्स, जो भी आपके मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। जो भी आपका डिस्काइनेसिया हो रहा है उसमें आपको हेल्प करना है। पेशेंट को एजुकेट करना है, फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करना है। फॉल प्रिवेंशन के लिए आप क्या दे सकते हैं, वॉकर दे सकते हैं, व्हील चेयर दे सकते हैं, स्टिक दे सकते हैं, जिससे आपका पेशेंट जो है इजिली वॉक कर पाता है। फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं, मोबिलिटी स्ट्रेंथ बैलेंस आपका कर सके। मसाज थेरेपी दे सकते हैं, एक्सरसाइज करा सकते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम करा सकते हैं, जिससे आपका क्या है पेशेंट जो गेस्चर है पोस्चर है वो आपका अच्छे से मेंटेन कर सकता है। डाइटरी मॉडिफिकेशन, यानी आपके डाइट में क्या है, जैसे आपने देखा हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको क्या करना है, हाई रिच फाइबर डाइट देना है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलेगा। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, यानी आपको डिस्पेजिया हो रहा है, सोलोइंग में डिफिकल्टी हो रही है, तो आपको क्या करना है, स्मॉल फूड पार्टिकल देना है, स्मॉल मील्स देना है। लीवोडोपा टाइमिंग, जो आपका मेडिसिन का टाइमिंग है वो आपको मेंटेन करके रखना है। कम्युनिकेशन सपोर्ट, आपने देखा कि ऐसा पेशेंट को क्या होता है, स्लर स्पीच होता है, डिफिकल्टी होती है प्रोनाउंसिएशन करने में, तो आपको थोड़ा सा स्पीच थेरेपी देना है। तो जो पेशेंट को स्पीच डिफिकल्टी होती है उसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, हाइपोफोनिया। नेक्स्ट आपका असिस्टिव डिवाइसेस, क्योंकि आपके पेशेंट को वॉकिंग में डिफिकल्टी हो रही है
तो इसको हम क्या दे सकते हैं, वॉकस दे सकते हैं। असिस्टेड डिवाइस में आपको स्पीच एम्पलीफायर दे सकते हैं, जिससे आपका पेशेंट बोलने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, मेंटली प्रॉब्लम होने लग जाती है, एंजाइटी डिप्रेशन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, काउंसलिंग करना है, सपोर्ट ग्रुप करना है पेशेंट को, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को। कॉग्निटिव फंक्शंस, इसमें मेमोरी थोड़ा सा लॉस हो जाता है, तो इसमें आपको हेल्प करना है। एंड स्लीप मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, एक अच्छा स्लीप मैनेजमेंट के लिए एनकरेज करना है पेशेंट को, रेगुलर स्लीप शेड्यूल करना है, कितने बजे आपको स्लीपिंग करना है, कितने बजे आपको वॉकिंग करना है, इसका भी आपको प्रैक्टिस कराना है। आपका जो एनवायरनमेंट है वो कीप एंड काम रहना चाहिए, जिससे आपका पेशेंट नाइट में वर्कअप ना करे। रिड्यूसिंग गैप्स, जो आप बार बार गैप ले रहे हैं उसको आपको रिड्यूस करना है। एंड कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट, ये आपको मेंटेन करना है। एजुकेशनल सपोर्ट फॉर केयर गिवर्स, जो भी आपके पेशेंट को जो केयर गिवर डिसाइड किया गया है उसको भी आपको एजुकेट करना है, किस तरीके से आपको सिम्टम मैनेज करना है, डेली एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म कराना है। क्योंकि आपने देखा पार्किंसन डिजीज का पेशेंट अगर क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो वो बेड रिडन हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हमें टोटली 24 आवर सपोर्ट देना पड़ेगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर केयर गिवर रखना पड़ेगा। और केयर गिवर किस तरीके से उसको हैंडल करेगा, इसके लिए केयर गिवर का भी एजुकेट होना जरूरी है। ये सारी चीजें आपको एज ए नर्स आपको पेशेंट के साथ फॉलो करना है। तो ये आपका पार्किंसन डिजीज आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।